नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी। दोस्तों, हम इकाई 11वीं जो पद्य है बीत गई सो बात गई, कवि है हरिवंश राय बच्चन, साहित्य प्रकार कविता, उसको समझ रहे थे। अगले भाग में उसका भावार्थ हमने स्पष्ट किया। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय प्राप्त किया और बाद में हमने कविता जो है उसका पठन अगले भाग में किया था। पद्य को एक बार पूरा हम पढ़ चुके हैं। आज के इस भाग में हम प्रास के हिसाब से कविता की पंक्तियां लेते जाएंगे और उनका स्पष्टीकरण जो है उसकी समझ प्राप्त करेंगे। इस कविता में कवि ने हमें अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, कई प्रकृति के रूपकों के माध्यम से हमें बीती हुई बात जो है, जीवन में जो दुखदायक पीड़ादायक घटनाएं घटित हुई है उसे भूल जाने के लिए हमें प्रेरित किया। कवि ने यहाँ पर तारे और आकाश, कुसुम, पुष्प और मधुबन बगीचे, मदिरालय और मदिरालय में जो प्याले हैं उसके माध्यम से, मधुघट के माध्यम से हमें इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है कि जीवन में जो प्रिय व्यक्ति चला गया है, एक बार वो चला गया है, फिर से वापस आने वाला नहीं है। तो पद्य 11वां जो है उसका स्पष्टीकरण हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी किताब में मेरे साथ साथ देखते जाइएगा। पृष्ठ क्रमांक 59 पर कविता दी गई है। सभी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। पद्य 11वां, जो बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन, साहित्य प्रकार कविता। अब हम प्रास के हिसाब से पंक्तियां पढ़ेंगे और उनका स्पष्टीकरण करेंगे। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। प्रारंभ में ही कवि ने शीर्षक में जो पंक्ति दी गई है, वैसे ये कहावत भी है कि जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। कवि कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुखद घटना घटित हो गई है, वे बात आई गई हो गई, अर्थात आ गई और चली भी गई। अब तुम उसे याद रखा करोगे तो दुखी ज़्यादा होंगे। इसलिए जो बात बीत गई है वह बीत गई है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। तो पहले ही पंक्ति में कवि ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो बात बीत गई है वह हमेशा के लिए बीत गई है। उसे याद करके पछतावा करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। जो बीत गई सो बात गई। फिर वे समझाते हैं कि जीवन में एक सितारा था। सितारा अर्थात तारा। माना वह बेहद प्यारा था। माना मतलब मानता हूं, बेहद अत्यधिक प्यारा प्रिय था। सितारा का अर्थ होता है तारा। बेहद यानी कि अत्यधिक प्यारा प्रिय था। जीवन में एक सितारा था। कवि कहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई तारे की भांति चमकने वाला व्यक्ति था। उसका मूल्य हमारे जीवन में अत्यधिक था, महत्वपूर्ण था।
माना वह बेहद प्यारा था। कभी कहते हैं कि मैं मानता हूँ वह तुम्हें अत्यधिक प्रिय था, बहुत ही प्रिय था। क्या समझाते हैं? कभी कभी कहते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई तारे की भांति चमकने वाला व्यक्ति था, अर्थात उसका तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। माना कि वह तुम्हारे लिए अत्यधिक प्रिय व्यक्ति था और तारे की भांति चमकने वाला था, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह डूब गया तो डूब गया। डूब जाना का अर्थ होता है उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई, मर जाना। अगर आकाश के प्रतीक के माध्यम से हम समझे तो डूब जाने का अर्थ होता है किसी तारे का टूट जाना, और दूसरा सांकेतिक अर्थ अगर हम ले तो इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का, प्रिय स्वजन का हमारे जीवन से चला जाना, उसकी मृत्यु हो जाना। वह डूब गया तो डूब गया। कभी कहते हैं कि अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वह हो गई है, वह फिर से जीवित होने वाला नहीं है। अंबर के आनंद को देखो। अंबर का अर्थ होता है आकाश, आनंद का अर्थ होता है चेहरा या मुख। कि अंबर के आनंद को देखो, कि तुम जरा आकाश के मुख को तो देखो, उसके चेहरे को तो देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। क्या कितने इसके तारे टूटे। कभी कहते हैं कि तुम जरा आकाश के मुख को, चेहरे को तो देखो, कितने उसके तारे हर रोज टूट गए। हम आकाश को देखते हैं, खरबों की संख्या में तारे हैं उस आसमान से, हर रोज कई सारे तारे जो है वह टूटकर गिर जाते हैं। कभी कहते हैं कि तुम जरा आकाश के मुख को तो देखो, कितने उसके तारे टूटे हैं, कितने उसके प्यारे छूटे। वे तारे उसे प्रिय थे, तो कितने सारे उसके प्यारे ये तारे जो है वह उनसे छूट गए हैं, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। कभी कहते हैं कि उस आसमान से टूटकर जो तारे गिर गए हैं, क्या वे फिर कभी उससे मिल पाए हैं, कभी मिले हैं? नहीं मिले हैं। क्योंकि एक बार जो तारा टूटकर गिरता है, वे तारा आसमान को, आकाश को फिर से कभी मिल पाता नहीं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। कभी कहते हैं कि जो तारे उनसे टूटकर गिर गए हैं वे फिर कभी मिले नहीं। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। कभी हरिवंश राय बच्चन जी ये कहते हैं कि बोलो, क्या उन टूटे हुए तारों पर कभी अंबर, आसमान, आकाश कभी शोक मनाता है, दुख प्रकट करता है? नहीं करता, क्योंकि वह जानता है जो बीत गई सो बात गई। अर्थात जो जीवन में बीत चुका है, जो दुखद परिस्थितियाँ घटित हो चुकी है, जो प्रिय व्यक्ति चला गया है, वह वापस जिंदा होने वाला नहीं है, वह वापस जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई। जो बात जीवन में आई गई हो गई है, घटित हो गई है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। फिर से मैं एक प्रास के हिसाब से पूरी की पूरी जो पहली प्रतीक है, आकाश और तारे के माध्यम से कवि ने हमें बीती हुई बात को भूलने का संदेश दिया है, उनको एक बार दोहरा जाता हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तब कहते हैं कि जीवन में जो बात बीत गई है वह हमेशा के लिए चली गई है, आई गई हो गई है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हारे जीवन में कोई तारे की भांति चमकने वाला व्यक्ति था, और मैं मानता हूँ कि वह अत्यधिक तुम्हें प्रिय था, प्यारा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है तो हो गई है,
अर्थात वह डूब गया है तो डूब गया है। तुम जरा आसमान आकाश के चेहरे को तो देखो, हर रोज कितने ही उसके तारे टूट जाया करते हैं, टूटते हैं। कितने ही उसके प्यारे तारे छूट चुके हैं उनसे, और जो छूट गए हैं वे तारे उन्हें फिर से कभी नहीं मिले। पर तुम बोलो, क्या उन टूटे हुए तारों पर कभी भी तुमने आसमान को रोते हुए, चिल्लाते हुए, दुख प्रकट करते हुए देखा है? नहीं देखा, क्योंकि आसमान जानता है जो तारे बीत गए हैं वे हमेशा के लिए बीत गए हैं, वे वापस आने वाले नहीं। इसलिए जीवन में जो बीत गया वह हमेशा के लिए बीत गया, उसे भूल जाना ही बेहतर है। दूसरा प्रतीक जो है कवि ने पुष्प और मधुबन का दिया है, उसके माध्यम से हमें इस बात का संदेश दिया है कि जीवन में जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। तो दूसरा जो प्रतीक है उसे समझते हैं, कवि क्या समझाना चाहते हैं। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, फूल। थे उस पर नित्य निछावर तुम, नित्य यानी कि प्रतिदिन, हर रोज। निछावर का अर्थ होता है समर्पित, ज्यादा प्रेम होना, किसी व्यक्ति के प्रति मोह होना। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कि तुम्हारे जीवन में कोई पुष्प की भांति, कुसुम की भांति प्रिय व्यक्ति था, तुम उसे बहुत चाहते थे उस पर नित्य निछावर तुम उस पर हर रोज समर्पित थे, प्रतिदिन समर्पित थे, इतना प्रेम करते थे, चाहते थे। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई पुष्प की भांति प्रिय व्यक्ति था और तुम उस पर नित्य प्रतिदिन समर्पित रहते थे। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूख गया का अर्थ होता है मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई। सूख गया तो सूख गया, अर्थात वह प्रिय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में था पुष्प के समान, वे सूख गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु हो ही गई है, वह फिर से जीवित होने वाला नहीं है। मधुवन की छाती को देखो। मधुबन का अर्थ होता है बगीचा, छाती का अर्थ होता है यहाँ पर बगीचे की जो धरती है, भूमि है, वह एक अर्थ सीना भी होता है यहाँ। मधुवन की छाती को देखो, कि तुम जरा बगीचे की छाती को, सीने को तो देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। सूखी कितनी इसकी कलियां, कलियां मतलब फूल खिलने से पहले की स्थिति, सूखना, सूख जाना। कि तुम जरा मधुवन की छाती को तो देखो, हर रोज कितनी ही कलियां उसकी सूख जाती है। मुरझाई कितनी बल्लरिया, वल्लरिया का अर्थ होता है लताएं, बेले, बेल जो होती है वह लताएं, पर्ण आदि। मुरझाई कितनी बल्लरिया, कि उस मधुवन की कई लताएं मुरझा गई हैं। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो पुष्प सूख गए हैं और जो लताएं मुरझा गई है वे फिर कभी खिली है, नहीं खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर बताओ क्या उन सूखे हुए फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। शोर का अर्थ यहाँ पर लेना दुख प्रकट करना, चिल्लाना, रोना।
मधुवन अर्थात बगीचा, कि जो फूल सूख गए हैं और जो लताएं मुरझा गई हैं, क्या उस पर कभी बगीचे को, मधुवन को शोर मचाते हुए, दुख प्रकट करते हुए तुमने देखा है? नहीं, क्योंकि वह जानता है, मधुवन बगीचा, कि हर रोज जो पुष्प खिले बिना ही सूख जाते हैं वे खिलने वाले नहीं हैं, और जो लताएं मुरझा गई है वे भी वापस मिलने वाली नहीं है। और इसलिए बगीचे को कभी भी उन पर शोक प्रकट करते हुए, दुख प्रकट करते हुए हमने नहीं देखा, क्योंकि वे जानता है जो बीत गई सो बात गई। अर्थात जीवन में जो घटनाएं घटित हो गई है, बीत गई है, वे चली गई है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। फिर से ये दूसरा प्रतीक जो है, कवि ने जो संदेश दिया है कुसुम और मधुबन के माध्यम से, उसे एक बार समझ लेते हैं। जीवन में बहता एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सुखी कितनी इसकी कलिया, मुरझाई कितनी वल्लरिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई पुष्प की भांति, फूल की भांति तुम्हें प्रिय व्यक्ति था, और तुम उस पर हर रोज प्रतिदिन निछावर रहते थे, समर्पित रहते थे, लेकिन वह मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु हो गई है। अर्थात वह पुष्प सूख गया है तो सूख ही गया है, वे फिर से खिलने वाला नहीं। तुम जरा मधुवन के सीने को तो देखो, उसकी छाती को तो देखो, कितनी मजबूत है वह। हर रोज कई सारी उसकी जो कलियां है खिले बिना ही सूख जाती है, और कई सारी उसकी वल्लर या लताएं जो है वह मुरझा जाती है। पर जो लताएं मुरझा गई है, क्या वे वापस खिल पाई है? जो कलियां मुरझा गई है वे वापस खिली है? नहीं। पर बोलो, उन सूखी हुई कलियों और मुरझाई हुई लताओं पर कभी तुमने मधुवन को, बगीचे को दुख प्रकट करते हुए, शोक प्रकट करते हुए देखा है? नहीं देखा, क्योंकि मधुवन जानता है जो बात बीत गई जीवन में वह बीत गई है, उस पर पछतावा करना, रोना, चिल्लाना कोई मतलब रखता नहीं। इसलिए जो बात बीत गई वह आई गई है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने दो प्रतीकों के माध्यम से कवि ने बीती हुई बात को भूलने का जो संदेश दिया है उनकी स्पष्टता यहाँ पर की। अगले भाग में जो दो प्रतीक और रह जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनका स्पष्टीकरण करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।